गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को आपका सेकेंड यूनिट जो है परीक्षण की विभेदन शक्ति के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें जो होता है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताते हैं। जो पदों की विभेदन शक्ति से हमारा तात्पर्य जो होता है उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा कोई पद जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखलाता है। क्या दिखाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता को। क्या दिखलाता है? हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। जो व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखलाता है वो क्या होता है? विभेदन शक्ति होता है। या हम कह सकते हैं वह शक्ति है जिसके द्वारा सफल और असफल व्यक्तियों में विभेद किया जाता है। चाहे हम कह सकते हैं दूसरी तरीके से सफल, असफल, सफल व्यक्तियों में विभेद। ठीक है, ये क्या होता है? ये भी विभेदन शक्ति का अर्थ होता है। गे ने, जो इसके मनोवैज्ञानिक जो थे, गे ने इसके बारे में लिखा है कि विभेदन शक्ति से तात्पर्य पद की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह किसी परीक्षण पर उच्च तथा निम्न उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करता है। उच्च तथा निम्न, ठीक है, उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में क्या करता है? अंतर करता है। वो क्या होता है? विभेदन शक्ति कहलाता है। किसके अनुसार? गे के अनुसार। अब हम देखते हैं कि विभेदन शक्ति के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा विभेदन शक्ति के प्रकार। ठीक है, अब इसके प्रकार जो होते हैं वो हमारे 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये 3 तरीके से होते हैं। पहला जो होता है धनात्मक विभेदन शक्ति होता है। क्या होता है? धनात्मक विभेदन शक्ति। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ऋणात्मक विभेदन शक्ति। ठीक है, और ये जो होता है तीसरा जो होता है वो होता है शून्य विभेदन शक्ति। शून्य विभेदन शक्ति, ये हमारे विभेदन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, अब हम धनात्मक विभेदन शक्ति के बारे में बताते हैं कि जब पदों का स्वरूप ऐसा होता है कि उस पर असफल व्यक्तियों के समूह की तुलना में सफल व्यक्तियों के समूह लोग अधिक उत्तर देते हैं, तो ऐसे विभेदन शक्ति को धनात्मक विभेदन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई पद है उस पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं असफल की तुलना पे सफल व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा उत्तर देते हैं प्रश्नों का, तो वो जो होता है वो धनात्मक विभेदन शक्ति कहलाता है। अब वही ऋणात्मक विभेदन शक्ति में कि जब पदों का स्वरूप ऐसा होता है कि असफल व्यक्तियों के समूह सफल व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक उत्तर देते हैं, तो वो ऋणात्मक विभेदन शक्ति होता है। उसी धनात्मक का अपोजिट जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। और शून्य विभेदन शक्ति जो होता है जब पदों का स्वरूप ऐसा हो कि उच्च तथा निम्न दोनों ही समूह के उत्तर देने वालों की संख्या बराबर हो, ऐसे पदों का निर्माणकर्ता छांट या चयन करता है। शून्य विभेदन शक्ति में जो होता है वह उत्तर देता भी है और सफल वाले भी देते हैं, असफल वाले देते हैं। तो फिर इसके बाद उस शून्य विभेदन में तो ऐसे जब संख्या देने वाले होते हैं
बराबर संख्या जब सही और गलत का देने वाले होते हैं तो निर्माणकर्ता जो निर्माण करता है विभेदन शक्ति का, तो निर्माणकर्ता छांट या चयन के माध्यम से उसके विभेदन को डिवाइड करता है। अब हम आते हैं विभेदन शक्ति ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, अगला जो हमारा होगा वो होगा विभेदन शक्ति ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, ये हमारा विभेदन शक्ति ज्ञात करने की विधि होती है। ये जो होता है वो ज्ञात करने की जो है दो मुख्य होती है, ये दो तरीके से मुख्यतः होती है। जो पहला होता है वह होता है अनुपात विधि, और दूसरा जो होता है वो होता है सहसंबंधात्मक विधि। सहसंबंधात्मक विधि, इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ आती हैं, जैसे कि द्विपंक्ति विधि आता है, द्विपंक्तिक सहसंबंध होता है विधि। ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें साइमंड विधि होता है, साइमंड विधि होता है। तीसरा जो होता है इसमें फ्लागन प्रोडक्ट मोमेंट सहविधि होता है, फ्लागनन प्रोडक्ट मोमेंट विधि होता है। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है नीमोग्राफ विधि, नीमोग्राफ विधि होता है। और पांचवा जो होता है वह होता है कैली विधि, और इसमें अंतिम जो होता है वो होता है स्टैनले 27% उच्च तथा 27% निम्न समूह विधि। ठीक है, समूह विधि ये होता है इसका विधि। ठीक, अब हम इसका बातें बताते हैं। अनुपात विधि जो होता है उसको डेविड हार्पर अनुपात विधि से भी, इस विधि को डेविस हम कह सकते हैं, डेविस हार्पर की अनुपात विधि से भी जाना जाता है। डेविस हार्पर के विभेद जो होते हैं सूची के आधार पर एक पद विश्लेषण चार्ट तैयार किया जाता है, और यह चार्ट जो होता है विभेदनकारी सूचकांक का प्रतिशत सहसंबंधों पर आधारित होता है, और ये प्रतिशत सहसंबंध के रूप में भी पढ़ी जाती है। और एक चार्ट जो होती है वो सीधी रेखा मापनी होती है, और इसमें मापनी के समस्त बिंदुओं पर सूचकांकों के मध्य की दूरी एक सी होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के। ये बिंदु शतांशी न होकर प्राप्तांक होता है, और इसे जोड़कर औसत ज्ञात कर लेते हैं। ये 4 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है इसमें 27% उच्च और 27% निम्न व्यक्तियों को छांटना होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रत्येक पद में सही उत्तरों की गणना करके उच्च तथा निम्न समूहों को अलग अलग करते हैं। इसमें चौथा जो होता है वो समूहों के सही प्रत्युत्तरों के मध्य अंतर ज्ञात करता है, और चौथा जो होता है वो चार्ट के माध्यम से विभेदकारी सूची को पढ़ता है। तो इस विधि के अनुसार जो होता है सूचकांकों का प्रसार होता है 0 से 100 तक होता है, और वो ऋणात्मक शून्य सूचकांक वाले पदों को अवैध तथा 11 से कम पदों वालों को कमजोर समझा जाता है। ठीक, और इसमें जो होता है दूसरा जो होता है सहसंबंधात्मक में ये द्विपंक्ति होता है। इसके अध्याय में वैधता में ये द्विपंक्ति में भी हमने बताया था। और एक साइमंड विधि भी होता है। साइमंड में भी वैध की गणना जो होती है काफ़ी सरल होती है, और इसमें निम्न पद होते हैं जैसे कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ तथा कमजोर छात्रों के समूह बनाए जाते हैं।
प्रत्येक पद के सही उत्तर की जांच की जाती है। श्रेष्ठ तथा कमजोर छात्रों के सही उत्तरों का अंतर ज्ञात किया जाता है। तो इसमें जो होता है यह विधि जो होता है उच्च तथा निम्न समूहों पर आधारित होता है और जिसकी मान्यताएं जो होती हैं परीक्षण के कुछ पद श्रेष्ठ होते हैं और उच्च समूह के व्यक्ति उसको हल करते हैं। अब हमारा जो होता है तीसरा फ्लैगनल जो होता है, फ्लैगनल जो होता है इसमें भी गिलफोर्ड में प्रतिभाशाली बालकों के लिए कहा गया है और इसमें भी संपूर्ण न्याय दर्श में 27% उच्च था, 27% निम्न होते हैं। दोनों समूहों में अंतर ज्ञात किया जाता है। उच्च तथा जो निम्न होते हैं उनकी जो उत्तर होती है उसकी गणना का योग किया जाता है। अब हम नीमोग्राफ विधि में आते हैं। नीमोग्राफ विधि भी इस विधि को ओमेगा मूल्य से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीमोग्राफ विधि को ओमेगा मूल्य के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि अनुपात विधि को डेविस हार्पर और नीमोग्राफ विधि को ओमेगा मूल्य के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि का प्रतिपादक जो था लावसी तथा बाल्मी ने किया था। किसने किया था? लावसी और किसने? बाल्मी ने किया था प्रतिपादन। और इस विधि में भी 6 पद होते हैं कि वो 27% उच्च 27% निम्न समूहों को छांटना, दोनों बिंदुओं की रेखा संबंधित करना और दोनों समूह के उत्तरों के मध्यंतर ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें नीमोग्राफ में भी हैं। कैली विधि में जो होता है, कैली विधि भी जो होती है 27% उच्च तथा 27% निम्न पर आधारित होती है और दोनों समूहों के उत्तरों में अनुपात से संबंधित न होकर ये सिग्मा के आधार होती हैं। और इसमें भी जो होता है काफ़ी होता है कि प्रत्येक पदों की गणना करने के बाद निम्न समूहों के उत्तरों का पता लगाया जाता है, सिग्मा मूल्य का अंतर ज्ञात किया जाता है। ये कैली सूचकांक होती है। लास्ट में जो होता है स्टैनले 27% और 27% निम्न जो होता है, इस विधि में भी कुछ सोपान होते हैं। यह पद वैधता ही उतनी होती है जितना उच्च और निम्न पद के बीच की होती है और पद के अंतर में संबंध भी अधिक होता है। इसमें विभेदन शक्ति जो होती है कम सूचकांक 0 से 100 के होता है, जिसका सूचकांक उसी तरह से 11% से कम तथा समझे जाते हैं, कमजोर समझे जाते हैं। यदि सूचकांक 0 है तो ये अवैध होते हैं और इसमें भी उत्तरों की मध्यगणना की जाती है और इसको अलग अलग प्राप्तांकों को किया जाता है और इसकी गणना का योग किया जाता है। धन्यवाद।